मेरी जेठानी हर रात सुसर जी के मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह तुम मसाज करने जाना। जब मैं सुसर जी के कमरे में गई तो सुसर जी ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम सलीमा है। मैं इस दुनिया की सबसे फहाश खानदान में ब्याह कर चली गई थी। जी हाँ, यही कहना मुनासिब था, क्योंकि वहां काम ही ऐसे होते थे कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और एक ससुर ही था। जेठ बाहर के मुल्क होता था, उसको शादी में भी नहीं देखा, वो आया ही नहीं। मेरे शौहर का नाम कासिम था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा शौहर बहुत कमजोर और बीमार नजर आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे शौहर को कहा कि 3 दिन हैं तुम्हारे पास, इसको निकाह करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हमने इसकी शादी इसके कजन से करवा देनी है। शौहर ने हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम पर आज से इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब कासिम के वालिद साहब भी शादी में खुशी खुशी आए और वलीमा भी हुआ। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब शौहर दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की जरूरत थी। वो सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक प्याली थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाजा गलती से बंद हो गया होगा, वो अभी वापस आ जाएगी। लेकिन वो वापस नहीं आई। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा शौहर आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। शौहर ने रात की नमाज पढ़ी। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय का कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। खैर, चौकीदार बनकर तो नहीं बैठ सकती थी और भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके काफी जल्दी में नजर आ रही थी। जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरा शौहर देर से आता था। दरवाजा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और कान जरूरत से ज्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी जेठानी जब मैं कमरे में थी तो ससुर के कमरे से मेरी जेठानी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाकायदा आवाजें सुनी और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई कि लगता है कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने शौहर से बात करूं, लेकिन उसको ये सब कुछ नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से ही बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी।
तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी जेठानी तो हैरान ही रह गई, उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा कि तेल लगाने के लिए गई थी, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी। मैं 2-3 दफा चक्कर लगाकर आई तो मैंने देखा कि तुम कमरे में थी ही नहीं। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, बाथरूम में थी, इसलिए तुम्हें मैं नजर नहीं आई होंगी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, वो मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। अपने काम में फिर मसरूफ हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तो वो झंझला कर बोली कि क्यों तुम इतनी सी बात का कीमा बना रही हो, छोड़ो ये सब काम। आज बहुत ज्यादा गर्मी है और तुम हो कि इतने सारे सवाल कर रही हो। उसने बात का रुख दूसरी तरफ कर दिया था, लेकिन मैंने अंदाजा लगाना था, लगा लिया। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो? जाहिर है वहां पर क्या हो रहा होगा तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी, चुप चुप रहती थी और बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। एक तरफ कहती थी कि मुझे गर्मी लग रही है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती थी। तब उसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा शौहर भी शादी से पहले बाहर के मुल्क जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा शौहर बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी तो शौहर बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, तैयार भी होती हैं, हाथों में चूड़ियां भी पहनती हैं। तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है। वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में शौहर पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है? लेकिन उसका दिल करता हो कि वो तैयार होना चाहे, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ शौहर के लिए औरत क्यों तैयार हो? वो अपने लिए भी तो तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका शौहर बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने शौहर से फोन पर बात करते हुए नहीं देखा था। अगर शौहर बाहर था तो फोन तो करता ही होगा। यहाँ तक कि मेरे ससुर में ही ये नहीं कहते थे कि बेटा बाहर है। एक दफा हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया है और ये सारा कुछ उसी का ही है। साथ ही वो खांसने लगी। मैंने कहा कि अब्बू, आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगे हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे। बाप थोड़ी ना औलाद को भूल सकता है, मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब हैरान हुए कि वो कैसे भूल गए। मेरे शौहर ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन मेरी जेठानी की वही रूटीन थी। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी कि ससुर की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबाओ उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वो सो जाते हैं तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे को अंदर ही क्यों रहती हैं? क्या सारी रात टांगे दबाती रही हैं? इसके साथ मेरे ससुर का कोई रिश्ता भी नहीं था कि वो उसके चाचू होते या मामू होते। उन्होंने ये वाली बहू अपने खानदान से नहीं ली थी, ये खानदान के बाहर की लड़की थी। फिर ये इतनी अजीब बात थी कि ससुर के कमरे में चली जाती है, उनकी टांगों की मालिश करती है, मसाज करती है और फिर वहीं पर सो भी जाती है। इसका वहां क्या काम था? और वो आवाजें, उनके बारे में सोचकर तो मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहा था जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, और वो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में ये सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नजर लग जाती है और अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे शौहर ने भी नहीं बताया, कभी ससुर ने भी जिक्र नहीं किया, क्या उन लोगों को भी नहीं पता? मेरी जेठानी को कोई बात नहीं आ रही थी, ना जा रही थी। उसने कहा कि नहीं पता है, उनको याद नहीं रहा होगा। ये किस किस्म की बात थी? इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है?
और मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी। पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरा जेठ आया था, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेता था। क्या उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे? इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कभी कोई मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर फिर भी उसको अपनी टांगे दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी टांगों पर मसाज करवाते हैं, वो भी रोज की बुनियाद पर। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की जरूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। ये बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वो उसके हलक में अटक गया, और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं उम्मीद से हूँ, जबकि मेरा शौहर ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी ने मुंह भरकर झूठ बोल दिया था, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो उम्मीद से है। और अगर उसका शौहर नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका था? मेरे ससुर ने भी कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है हमारे घर। अब तो तुम लोगों की तरफ ही देखते हैं, जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो हमें, तो इस घर में भी रौनक लग जाए। मेरे ससुर ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हारी अम्मी के घर तुम्हें छोड़ के आना था, आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं तो भूल ही गया, तुम भी याद नहीं करवाती। अब इसका शौहर घर पर नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी पड़ती है। जब ये कहती है इसके मैके छोड़ आता हूँ। मेरे ससुर मुझे सफाई दे रहे थे। इसके वालिद साहब के साथ मेरी काफी दोस्ती भी है, वहां पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, अच्छा टाइम गुजर जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो अजीब तरह से मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे ससुर अचानक से उसे लेकर वहां से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे कि आज ही लेकर जाना है। वो चले गए तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुमको किसने ये सब कह दिया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैंने देखा था, उनका पेट इतना बड़ा हुआ है। मेरे शौहर हंसने लगे कि उनका पेट खाने से बढ़ा है और तुम समझ रही हो कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से वापस नहीं आया है तो बच्चा कहां से आ गया? मैंने अपने शौहर को कुछ नहीं कहा और बहस भी न की, पर बात साफ थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी जेठानी उम्मीद से थी और उसका 7वां महीना चल रहा था, लेकिन वो ये बात छुपा क्यों रही थी? और अगर छुपा रही थी तो वे कब तक छुपाती? क्या उसने बच्चे को पैदा नहीं करना था? मेरे ससुर जेठानी को रात तक वापस आए छोड़कर, तो अपनी जेठानी को देखकर मैं फिर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था, जैसे जख्म लगा था। मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा कि क्या हुआ है, ये कैसे हुआ? तो कहने लगी कि वापसी पर रिक्शे में से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर लग गया। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी की आंखों को देखकर लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वो रिक्शे से गिरी थी और उसका मुंह जमीन पर लगा था तो फिर उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने उस पर तशद्दुद किया है। आज रात भी जब वो मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कमरे में जाने से पहले उसने आंसू साफ कर लिए। इस बेचारी के साथ या तो कोई जुल्म हो रहा था और या फिर ये खुद ही सब कुछ कर रही थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने अपनी जेठानी को कहा कि क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो सबके सामने? मैं अंधी नहीं हूं, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम मां बनने वाली हो। तुमने नकली पेट नहीं लगा रखा है, तुम इतना खाती भी नहीं हो कि तुम मोटी हो जाओ। तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है? तुम्हारा शौहर नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा, क्यों नहीं आती हो कमरे से वापस? तेल लगा लिया तो वापस आ जाओ, वहां सोने की क्या जरूरत है? और कौन सा उनकी टांगों में दर्द रहता है जो रोज तुमने तेल से मसाज करना होता है? कौन सा काम करते हैं वो? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे जग में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मुझे पता है कि एक औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती है। तुम्हारा शौहर 2 साल से बाहर के मुल्क में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और उस बच्चे का क्या कसूर है? ये इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आओगी? कब तक छुपाओगी?
क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे शौहर का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जाओ, उनको तेल से मालिश करनी है, फिर देख लेना कि वहां पर क्या होता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। उसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ की होती है और तुम्हें वो इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तो तुम आराम से लगा देना, उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखती हूँ अंदर क्या होता है। मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती है, औरत जीत कर भी हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे मेरी गलती जिठानी की लग रही थी कि अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो फिर किसी को बताती क्यों नहीं थी। अगर मेरे ससुर उस पर जबर कर रहे थे तो फिर वो ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी? अपने शौहर से बात क्यों नहीं करती थी? वो मेरे शौहर को बताती और किसी को नहीं तो मुझे बता देती, मैं उसकी मदद करती। जिस किस्म की आवाज मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर भी शक हो रहा था। मेरा शौहर तो वैसी देर से आता था और मेरे ससुर 9 बजे ही सो जाते थे, इसलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि जाओ, आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। मैंने हाथ में तेल का प्याला पकड़ा और अंदर दाखिल हो गई। मेरी जेठानी ने कहा था कि अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देना और कोई बात पूछी तो आगे से सिर्फ हूं हाँ ही करना। मुझे डरने की क्या जरूरत थी, ये मेरा ससुर था। अगर पता चल भी जाता तो मैं फौरन से बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी थी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बुरी तरह हैरान रह गई। बैठो, मेरे पास खड़ी क्यों हो? क्या हो गया है, नाराज हो मुझसे? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बीवी से बात करता है। मुझे तो वहां 2 मिनट ही हुए थे कि मैं फौरन वहां से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरान होकर देखा। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा, ये मेरा ससुर नहीं, मेरा शौहर है और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज सुनी वो इस वजह से कि ऐसी हालत में टांगे दबाकर मैं बुरी तरह से थक जाती थी, इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाजें आने लग जाती थीं। ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझ पर जुल्म करता है, मुझे अपना गुलाम समझता है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन ये मेरा शौहर है और ये बच्चा भी इसी का है। उसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो ये मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि ये बच्चा गोद लिया है। तुम्हारे शौहर ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें ये बात पता न चले, नहीं तो बदनामी होगी हमारे खानदान में। ये बात किसी को भी नहीं पता। जो औरत इस घर में आई थी वो तो मेरे शौहर की बहन थी, इसलिए वो भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप उम्मीद से हैं तो मेरे शौहर ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर जख्म लगा हुआ था। सारे रास्ते उसने मुझे बातें सुनाई थी। ये खानदान बहुत ही अजीब है, यहाँ पर बहुत सारे राज हैं जिनमें से मैं भी एक राज हूँ। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें ये बात शायद इसलिए नहीं बताई कि तुम अजीब ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने शौहर को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम खामोश रहना। मेरे शौहर खुद ही तुम लोगों को ये सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पर कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी जान जासूसी करना, मेरे मामलत में बोलकर मेरे लिए मसाइल खड़े करना बंद कर दो। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपनी जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें यकीन हो जाए। मैंने अपनी जेठानी से माफी मांगी और उससे वादा किया कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वजह से उसकी जिंदगी पर असरात पड़ रहे थे। उसके बाद मैंने अपने शौहर को ये बात बता दी, वो भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि पहले ही तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं किस किस्म के लोगों में आ गई हूँ। मेरे बाबा ने इस लड़की से मोहब्बत की शादी की है, इसलिए तो वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं थे। तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने ऐसा ही किया। ससुर के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर उनके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आई, क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छे तरीके से रहते हैं और अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग इसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे, वो लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते थे। हम लोग अपनी जिंदगी में यहाँ तक कि हमने पोर्शन और चूल्हा भी अलग कर लिया और अब तो हमारा उनसे बिल्कुल ही राब्ता खत्म हो गया है। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए मेहनत करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी।